कहानी का स्टार्ट होता है 1964 से। हम देखते हैं लरेन और उसका हस्बैंड एड एक टी शॉप के अंदर बैठे होते हैं। उन्हें यहाँ एक लड़की ने बुलाया होता है। लड़की बताती है कि उसके डैड का कहना था कि ये टी शॉप इविल एनर्जी से भरी हुई है। लड़की इस बात पर बिलीव नहीं करती थी, लेकिन एक दिन बिना किसी वजह के उसके डैड ने सुसाइड कर लिया। उस दिन के बाद लड़की के साथ अजीब पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। इसी डर की वजह से वो लरेन को यहाँ बुलाती है। लरेन जब शॉप के अंदर जाती है तो उसकी नजर एक मिरर पर पड़ती है। मिरर को देखते ही लरेन फील करती है कि इसके अंदर एक डरा हुआ सोल कैद है और साथ ही एक बहुत पावरफुल इविल फोर्स भी मौजूद है। जैसे ही लरेन मिरर को टच करती है, उसे खौफनाक विजन्स नजर आने लगते हैं। उसे लगता है कि ये इविल फोर्स उसके अनबॉर्न बेबी को टारगेट करना चाहती है। लरेन बुरी तरह से डर जाती है। इसी वक्त बाहर अचानक स्टॉर्म शुरू हो जाता है। तेज बारिश होने लगती है और लरेन को सीवियर स्टमक पेन होने लगता है। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में लरेन एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन वो बेबी स्टिलबॉर्न होती है। जैसे ही बेबी पैदा होती है, हॉस्पिटल के अंदर अजीब पैरानॉर्मल इवेंट्स शुरू हो जाते हैं। लाइट्स फ्लिकर करती है, फिर अचानक बंद हो जाती है। स्टॉर्म के दौरान चीजें टूटने लगती है और डॉक्टर्स तक डर जाते हैं। लरेन को समझ आ जाता है ये वही इविल एनर्जी है जो उस मिरर के अंदर थी। रोती हुई लरेन अल्लाह से दुआ करती है कि उसकी बेटी को बचा ले। हेनक अंगे स्टोर पर सिर्फ 1 मिनट के बाद वो बेबी जिंदा हो जाती है। इस हालत में पैदा होने वाली ये बच्ची कभी नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकती थी। उसका नाम होता है जूडी। जूडी को बचपन से ही खौफनाक विजन्स नजर आते रहते हैं जो उसे बहुत ज्यादा डरा देते हैं। जूडी की लाइफ को नॉर्मल रखने के लिए लरेन उसे समझाती है कि ये सब सिर्फ हैल्यूसिनेशंस है। वो जूडी को प्रोटेक्टिव स्पेल सिखाती है ताकि इविल फोर्सेस उससे दूर रहे। जूडी की पैदाइश के बाद लरेन कभी दोबारा उस मिरर के केस को नहीं देखती, क्योंकि वो जानती थी कि इस मिरर की इविल एनर्जी उसकी बेटी के लिए बहुत डेंजरस है। अगरचे लरेन और एड हजारों पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व कर चुके थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जूडी को इन चीजों से दूर रखा। फिर कहानी अचानक 22 साल आगे जंप करती है। अब कहानी 22 साल आगे बढ़ चुकी होती है। हम जॉन के फैमिली को देखते हैं जिसमें टोटल 9 लोग होते हैं। ये फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होती है। जॉन अपनी बेटी के लिए एक एंटिक मिरर गिफ्ट के तौर पर लाता है। ये वही मिरर होता है जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। जैसे ही मिरर घर के अंदर आता है, उसकी इविल एनर्जी दोबारा एक्टिव हो जाती है। फैमिली जब मिलकर केक कट करने वाली होती है तो कैंडल्स अचानक बुझ जाती है और इसी वक्त सीलिंग गिर जाती है। सीलिंग जॉन की बेटी हेदर पर गिरती है, जिससे वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। यही पर मूवी बताती है कि ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड कहानी है और ये लरेन और एड के लाइफ का सबसे डेंजरस पैरानॉर्मल केस था। सीन वापस लरेन के घर शिफ्ट होता है। लरेन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। अचानक वो जूडी के शोल्डर पर इविल एनर्जी का एक हाथ देखती है। जूडी भी उस हाथ को देख सकती होती है। लरेन उसे इशारा करती है कि पैनिक ना करे और वही प्रोटेक्टिव स्पेल रिपीट करती है। जूडी भी स्पेल बोलती है और इविल हैंड गायब हो जाता है। लेकिन पहली बार लरेन बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे फील होता है ये वही पावरफुल इविल एनर्जी है जो जूडी की बर्थ के वक्त मौजूद थी। दूसरी तरफ हम जॉन के घर में वापस आते हैं। वहाँ एक डॉल हवा में लेविटेट करने लगती है और अजीब आवाजें निकालती है। जॉन की बेटी ये सब अपनी आंखों से देखती है और उसके पीछे एक पुरानी गोस्टली औरत भी नजर आती है। इसी घर में जैनेट कपड़े धोते फुटस्टेप्स सुनती है। किचन में फोन पर बात करते हुए कोई उसकी फोन लाइन खींचता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है
तो वहाँ कोई नहीं होता। जैनेट समझ जाती है कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगला सीन जॉन के घर से शुरू होता है, जहाँ मिरा को बाहर निकालने के लिए म्युनिसिपल वर्कर्स लाए गए होते हैं। जैसे ही मिरा ट्रक के अंदर गिरता है, वो टूट जाता है। इसके साथ ही जॉन की बेटी को उल्टी शुरू हो जाती है और उसके मुंह से मिरा के छोटे टुकड़े निकलने लगते हैं। फैमिली डॉक्टर के पास ले जाती है और सबको समझ आता है कि इस घर में कुछ सीरियस पैरानॉर्मल हो रहा है। एड, लॉरेन का हस्बैंड, डॉक्टर के पास जाता है और पता चलता है कि एड का हाथ अब अच्छा नहीं है। उसे अब ज्यादा केयर करनी होगी और उसे अपने काम रोक देना चाहिए। अगले दिन जूडी का बर्थडे होता है। जूडी अपने फ्रेंड टोनी के साथ पार्टी में आती है। एड सब गेस्ट्स को अपने म्यूजियम ले जाता है, जहां उसने इविल एनर्जीज को कैप्चर किया होता है, जैसे कि जिन को बॉटल में बंद करते हैं, और कुछ पेंटिंग्स में भी इविल एनर्जी ट्रैप्ड होती है। सब गेस्ट्स एड के साथ म्यूजियम जाते हैं देखने के लिए, लेकिन टोनी नहीं जाता। वो डर गया होता है। टोनी जूडी के साथ रूम में होता है। जूडी एनाबेल डॉल को देखती है, वो डॉल जिससे वो हमेशा से डरती है। लेकिन इस बार टोनी के साथ होने की वजह से जूडी खुद पर कंट्रोल हासिल कर लेती है और एनाबेल के इन्फ्लुएंस से निकल आती है। इस वक्त लॉरेन आती है और टोनी को बोलती है कि एड प्लेरूम में उसका वेट कर रहा है। लॉरेन फिर जूडी से पूछती है, तुम आजकल इतना डार्क क्यों रही हो? जूडी कहती है, मॉम, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लॉरेन कहती है, मुझे पता है कि तुम मीडियम हो और ऐसी चीज फील कर सकती हो, लेकिन याद रखो, कभी भी इन चीजों में इन्वॉल्व मत होना। ये चीज मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। थोड़ी देर बाद टोनी लॉरेन से बात करता है, जूडी और उनकी मैरिज के लिए, और फिर प्रपोजल देता है। इस बीच चर्च का प्रीस्ट लॉरेन और एड के पास आता है, एक फैमिली की मदद के लिए। ये एक्चुअली जॉन की फैमिली के लिए होता है, जिनका घर बहुत स्कैरी पैरानॉर्मल इवेंट्स का शिकार हो रहा होता है। एड हेल्प करने को तैयार होता है, लेकिन लॉरेन मना कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेटी के वेडिंग पे फोकस कर रही होती है। जॉन के घर का सीन वापस आता है, जहां हर कोई डीपली ट्रबल्ड होता है। जॉन और उसका बेटा घर लौटते हैं। जॉन की बेटी, जिसके मुंह में ग्लास स्टक था, इतना डर गई होती है कि वो जॉन से लड़ती है और डिमांड करती है कि सबको होटल में ले जाओ। लेकिन जॉन और उसके बेटे के पास पैसे नहीं होते और उन्हें घर में रहना पड़ता है। सब सो जाते हैं। जैसे ही मिडनाइट होता है, जॉन के बेटे की हेल्थ डिटेरियोरेट करने लगती है। हम देखते हैं कि वो आधा हवा में सस्पेंडेड होता है और इविल एनर्जी उसका गाला दबा रही है। उसकी कंडीशन और वर्स हो जाती है। हेदर वो वीडियो देखती है जिसमें सीलिंग गिरती हुई दिख रही होती है और सडनली वो डर जाती है, क्योंकि वीडियो में वो एंटिटी उसके साथ खड़ी होती है जो कैंडल्स बुझा रही थी। जूडी, जो सेम एंटिटी वीडियो में देखती है, वो एंटिटी अचानक सामने अपीयर होती है। वो टॉल और लॉन्ग हेयर वाला एक आदमी होता है और एक्स लेकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जूडी जोर से चिल्लाती है और उसका स्क्रीन पूरे घर को जगाता है। सुबह जैनेट और उसका हस्बैंड जैक मीडिया को कॉल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ये स्टोरी जल्दी ही वायरल हो जाती है। लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे एक फैमिली इविल एनर्जी से टॉर्मेंट हो रही है। लॉरेन बुटीक में होती है जूडी के वेडिंग ड्रेस के लिए। डिजाइनर उसकी फ्रेंड होती है। वो जैनेट का इंटरव्यू न्यूज पे सुन रही होती है। जूडी चेंजिंग रूम में होती है। तभी किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। जूडी सोचती है कि ये शायद उसकी मॉम है। वो दरवाजा खोलती है और देखती है कि वही पुरानी गोस्ट आ गई है जो पहले जैनेट के घर दिखाई गई थी। गोस्ट ने तुरंत जूडी का गला पकड़ लिया और जूडी मरने के करीब होती है। लेकिन फिर जूडी अपने मैजिकल स्पेल्स कास्ट करती है और गोस्ट डिसअपियर हो जाती है। जूडी साई ऑफ रिलीफ लेती है, लेकिन जब वो मिरर देखती है तो और ज्यादा डर जाती है। फिर लॉरेन आती है और ये सब देख कर बहुत डर जाती है।
फिर सीन शिफ्ट होता है जॉन के घर से लॉरेन के घर की तरफ। लॉरेन को पता चलता है कि जॉन्स वाइफ की हार्ट कंडीशन खराब हो गई है। वो हार्ट अटैक से हॉस्पिटल में एडमिट होती है। इसी बीच लॉरेन का क्लोजेस्ट फ्रेंड फादर चर्च आता है। वो बिना नोटिस किए फैमिली को हेल्प करने आया होता है। फादर बेसमेंट में जाता है और इविल एनर्जी को वार्ड ऑफ करने के लिए स्पेल्स कास्ट करता है। वो होली वाटर डालता है और पानी अचानक इवेपोरेट हो जाता है। फादर भाप में कुछ देखता है जिससे वो डर जाता है। वो प्रॉमिस करता है कि वापस आएगा और एड से मिलने चला जाता है। एड की फैमिली घर पर नहीं होती। वो वेट करता है। जब वो वेट कर रहा होता है उसकी नाक से खून आता है और फोन रिंग होता है। वो फोन उठाता है और गोस्ट कहता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब जा सकते हो। कॉल एंड होता है और अचानक रूम के डोर्स और लाइट्स ऑफ हो जाती है। पूरा रूम डार्क हो जाता है। नॉब्स अपसाइड डाउन हो जाती है। जो पहले होली क्रॉस होल्ड कर रही होती थी वो भी अपसाइड डाउन हो जाती है। ये साइन है कि इविल एनर्जी ने रूम पर कंट्रोल कर लिया है। फादर डीमन को देखकर क्रूसिफिक्स उठाता है, लेकिन क्रूसिफिक्स भी फायर पकड़ लेता है। फादर पैनिक हो जाता है और इविल एनर्जी उसको पोजेस कर लेती है। वो वायर से खुद का गला दबा लेता है। लॉरेन और एड डीपली शॉक्ड हो जाते हैं। फादर के फ्यूनरल में जूडी उसके ग्रेव को टच करती है और एक स्ट्रेंज विजन देखती है। वो चर्च मेंबर्स से फादर के लास्ट मोमेंट्स के बारे में पूछती है और मेंबर्स उसे जॉन्स फैमिली के बारे में बताते हैं। लॉरेन घर वापस आती है। डिशेस वॉश करते वक्त डरा देने वाला विजन देखती है। जूडी का लॉकेट पानी में गिरता है और उसमें उसकी पिक्चर की जगह खून होता है। सडनली पूरा किचन ब्लड से भर जाता है। लॉरेन बहुत डर जाती है। एड उसे संभालता है। लॉरेन समझ जाती है कि इसका मतलब है जूडी की लाइफ अब डेंजर में है। जूडी का फियांसे आता है और इन्फॉर्म करता है कि जूडी जॉन्स हाउस गई है जहां इविल एनर्जीज है। लॉरेन एड को कहती है कि वो एक्शन नहीं लेंगी, बस जूडी को लेकर वापस आएंगे। लेकिन वहां जैक और जैनेट ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। वो खुशी से कहते हैं, फाइनली एक्सपर्ट आ गए हैं, और एक्सप्लेन करते हैं कि मीडिया को हेल्प के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन लोग उनके अगेंस्ट स्ट्रेंज कहानियां बनाने लग गए थे कि जैसे ये सब स्टेज किया जा रहा हो। लॉरेन डिसाइड करती है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना है, लेकिन जूडी रुकती है और कहती है, आपने हजारों लोगों की हेल्प की है, तो क्यों ना हम इस फैमिली की मदद करें। वो कहती है, फादर की डेथ का सीक्रेट इस हाउस में है और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों उनकी मदद करें। लॉरेन और एड अग्री करते हैं। एड सप्लाईज लाता है और रिकॉर्डर ऑन करके फैमिली का इंटरव्यू करता है। लॉरेन चीज टच करके सेंस करने की कोशिश करती है और जूडी बच्चों को एक रूम में ले जाके पूछती है कि क्या हुआ। लॉरेन अपस्टेयर्स जाती है और डॉल को मूव होता फील करती है, लेकिन एक लड़की आती है और डॉल ले जाती है। फिर लॉरेन एक रूम में जाती है जहां शीट्स के नीचे हैंड मूव होता है। वो समझ जाती है कि इविल एनर्जी डेफिनेटली यहाँ है और वो ऊपर से आ रही है। 3 स्ट्रेंज होल्स डोर में नजर आते हैं। लॉरेन समझ जाती है कि स्टोरी क्या है और एड को बताती है, यहाँ एक्चुअली 3 स्पिरिट्स है, एक वुमन, उसकी डॉटर और हस्बैंड। लॉरेन बताती है कि हस्बैंड एक्सट्रीमली क्रूएल था। वो वाइफ को अब्यूज करता था और वाइफ पैर से अर्न करती थी। एस्केप करने के लिए वाइफ किसी और से दोस्ती करती है और जब उस आदमी को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो गुस्से में कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी वाइफ और बेटी को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर देता है। इसके बाद वो खुद भी अपनी जान ले लेता है। ये लंबे बालों वाला आदमी वही गोस्ट है जो हम पहले जॉन की बेटी के सामने देख चुके हैं। ये सब सुनकर एड कहता है, ये सिर्फ नॉर्मल स्पिरिट्स है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। एड कहता है, हम पहले भी बहुत सी रूहों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुके हैं और उन्हें बंद कर चुके हैं, इसलिए ये केस मुश्किल नहीं होगा। लेकिन लॉरेन कहती है, स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है।
वो बताती है ये तीनों गोस्ट सिर्फ पपेट्स है और इनके पीछे एक और ज्यादा ताकतवर इविल एनर्जी काम कर रही है। लॉरेन कहती है ये इविल एनर्जी इन्हें मजबूर कर रही है कि ये बुरे काम करें। वो ये भी कहती है मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इस बात की है कि मैं उस इविल को देख नहीं पा रही। एड उससे सवाल करता है अगर यहाँ कोई इविल एनर्जी है तो फिर इस घर के किसी मेंबर पर अब तक पोजेशन क्यों नहीं हुआ। एड कहता है हमने जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं उन सब में इविल एनर्जी ने किसी ना किसी को पोजेस किया, तो फिर इस केस में नया क्या है। इसी वक्त सीन चेंज होता है और हम जूडी को देखते हैं जो ऊपर से अपनी मॉम की आवाज सुनती है। उस आवाज के पीछे पीछे जूडी एटिक की तरफ चली जाती है। वहाँ हम वही मिरर देखते हैं जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। इसी मिरर के अंदर वो इविल एनर्जी मौजूद होती है और हमें याद आता है कि मूवी के स्टार्ट में लॉरेन के विजन में भी ये दिखाया गया था कि ये इविल एनर्जी लॉरेन की बेटी जूडी को चाहती है। आखिरकार सारा राज सामने आने लगता है। ये इविल एनर्जी किसी को पोजेस नहीं कर रही थी बल्कि सबको डरा कर यहाँ तक लाने की कोशिश कर रही थी ताकि लॉरेन और जूडी इस घर में आए और ये इविल एनर्जी जूडी तक पहुंच सके। जूडी जैसे ही मिरर को टच करती है कमरे में अजीब ओ गरीब हलचल शुरू हो जाती है। मिरर पर अचानक मिस मी लिखा हुआ नजर आता है। मिस मी वही लफ्ज है जो एनाबेल डॉल के साथ इस्तेमाल होते रहे हैं। ये लफ्ज इसलिए लिखे गए क्योंकि जूडी एनाबेल डॉल से बहुत ज्यादा डरती थी। ये इविल एनर्जी जूडी के डर का फायदा उठाती है। डरती हुई जूडी दूसरे कमरे में चली जाती है और वहाँ राखी हुई एनाबेल डॉल अचानक बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। दोबारा से डरी जूडी कमरे से बाहर निकलने ही वाली होती है और नीचे उतरने लगती है। तब अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। जूडी सीढ़ियों से गिर जाती है। जूडी के गिरने की आवाज सुनकर सब लोग फौरन वहां पहुंच जाते हैं। जूडी लॉरेन से कहती है मॉम एटिक में कुछ है। लॉरेन जब एटिक में पहुंचती है और मिरर के पास जाती है तो वो बुरी तरह डर जाती है क्योंकि जिस चीज से वो पूरी जिंदगी भागती रही और अपनी बेटी को बचाती रही अब वही चीज उन दोनों के पीछे पड़ चुकी होती है। लॉरेन जैसे ही मिरर को टच करती है उसे और भी ज्यादा खतरनाक फीलिंग आती है। ये मिरर उसे पहले से भी ज्यादा हॉन्टेड महसूस होता है। आखिरकार वो सबको इस मिरर की पूरी कहानी बताते हैं कि ये मिरर उनके करियर के बिल्कुल शुरू में मिला था। उस दिन लॉरेन ने खौफनाक विजन्स देखे थे और क्योंकि उनकी बेटी बहुत मुश्किल से मौत से बची थी इसीलिए वो इस मिरर से इतना डरते थे और उन्होंने इस केस को कभी सॉल्व नहीं किया। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि जिस लड़की ने उन्हें मदद के लिए बुलाया था उसके साथ बाद में क्या हुआ, क्योंकि असल ईविल इसी मिरर के अंदर था। इसलिए वो फैसला करते हैं कि इस मिरर को अपने घर के म्यूजियम में ले जाएंगे जहां पहले से ऐसी बहुत सी चीज राखी हुई है। अब वो मिरर को उठाने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान उनका डॉग जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। वो मिरर पर एक चादर डाल देते हैं और कई बेल्ट से उसे अच्छी तरह बांध देते हैं ताकि चादर उतर ना जाए और कोई मिरर के अंदर ना देख सके। अगर उन्होंने मिरर उठा लिया होता तो वो उसे ले जा चुके होते, लेकिन अचानक मिरर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। एड समझ जाता है कि ये सब उस ईविल का काम है। वो नहीं चाहता था कि मिरर इस घर से बाहर जाए। टोनी जिसका काम कार स्टार्ट करना होता है, कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती। इसी वक्त जूडी की हेल्थ और भी ज्यादा खराब होने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिरर पर बंधी हुई बेल्ट्स एक एक करके खुलने लगती है और अचानक मिरर पर डाली हुई चादर गिर जाती है। जैसे ही चादर गिरती है मिरर के अंदर जैक नजर आता है। जैक जैसे ही मिरर के अंदर देखता है इविल एनर्जी उस पर पूरी तरह हावी हो जाती है। वो जैक को हवा में उठा लेती है और जोर से सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। एड अकेला मिरर को संभाल नहीं पाता और मिरर जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान टोनी कार स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। वो फौरन कार को घर के बिल्कुल करीब ले आता है। तभी वो बुढ़िया गोस्ट जो पहले एक्सीडेंट का सबब बनने वाली थी अचानक टोनी की कार के सामने आ जाती है।
अंदर से शोर सुनकर लरेन बाहर निकलती है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो फौरन जूडी के पास जाने का फैसला करती है। जैसे ही लरेन जूडी के पास पहुंचती है, इविल एनर्जी बोलती है, कम ऑन लरेन, कम ऑन, हम तुम्हारा और जूडी का कब से इंतजार कर रहे थे। जूडी हमारी है और हम उसे लेकर रहेंगे। लरेन कुछ कर पाती उससे पहले ही जूडी गुस्से और बेकाबू हालत में लरेन को जोर से धक्का दे देती है। लरेन सीधा बेसमेंट में गिर जाती है। इस गिरने की वजह से लरेन बेहोश हो जाती है। डॉग इस मंजर पर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। जूडी गुस्से में डॉग को उठाकर दूर फेंक देती है। इसी वक्त एड वहां पहुंच जाता है। एड जूडी की हालत देखकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। एड कहता है, जूडी होश में आओ, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम इस इविल का मुकाबला कर सकती हो। लेकिन जूडी होश में वापस नहीं आती। उल्टा इविल एनर्जी एड पर हमला कर देती है। वो किसी तरह एड के दिल को कंट्रोल कर लेती है। एड की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एड को दोबारा हार्ट अटैक आता है। जब एड अपनी मेडिसिन निकालने की कोशिश करता है तो मेडिसिन उसकी जेब से गिर जाती है। दूसरी तरफ टोनी घर के अंदर आना चाहता है, लेकिन घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं। मजबूरन टोनी बेसमेंट के रास्ते से अंदर जाता है। बेसमेंट में टोनी लरेन को देखता है। लरेन बेहोशी की हालत में होती है। वही वो लंबा बालों वाला एक्स पकड़े हुआ गोस्ट भी मौजूद होता है, जो लरेन को कत्ल करने ही वाला होता है। आखिरी वक्त पर टोनी पहुंच जाता है और लरेन की जान बचा लेता है। इसी वक्त हमें गोस्ट की बीवी भी नजर आती है। वही गोस्ट जो पहले टोनी को बेसमेंट का दरवाजा खोलने में मदद करती है। टोनी लरेन को उठाकर ऊपर ले जाता है। ऊपर जाकर वो देखते हैं कि एड अपनी मेडिसिन हासिल कर चुका होता है और अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा होता है। अब एड और लरेन तैयार होते हैं इस इविल एंटिटी का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये इविल सिर्फ जूडी के पीछे है। एड और लरेन जॉन की पूरी फैमिली को घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर अपनी बेटी जूडी को बचाने का मिशन शुरू कर देते हैं। ये दिखाया जाता है कि इविल एंटिटी ने जूडी को हवा में उठा रखा होता है। जैसे ही एड और लरेन कमरे में पहुंचते हैं, इविल एंटिटी जूडी को जोर से जमीन पर फेंक देती है। जूडी की सांस अचानक रुक जाती है। एड और लरेन फौरन जूडी को सीपीआर देते हैं। इसी दौरान एड की सेहत दोबारा बिगड़ने लगती है। लरेन इविल एंटिटी का हाथ अपने कंधे पर महसूस करती है, लेकिन इस बार लरेन घबराती नहीं। वो हिम्मत करके स्पेल्स पढ़ना शुरू कर देती है। इससे कुछ देर के लिए इविल एंटिटी का असर कम हो जाता है। जूडी और एड दोनों को छोड़ देता है, लेकिन अब इविल एंटिटी टोनी को पकड़ लेता है। अचानक मिरर हवा में उड़ता है, तेजी से पूरे कमरे में घूमता है और सीधा टोनी पर गिर जाता है। ये देखकर एड फौरन अपनी बाइबल उठाता है और एक्सर्सिज्म शुरू कर देता है। बाइबल सुनते ही इविल एंटिटी गुस्से में आ जाता है। वो एड की बाइबल को आग लगा देता है। एड का हाथ जल जाता है। इविल एंटिटी अपनी ताकत से एड को खामोश कर देता है, लेकिन एड हार नहीं मानता। वो दोबारा हिम्मत जमा करता है और बाइबल फिर से पढ़ना शुरू करता है। एड वो ही बाइबल सीधा मिरर पर रख देता है। इससे इविल एंटिटी को सख्त तकलीफ होती है। वो सबको रूम से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी वहाँ से नहीं हारता। अब जूडी और लरेन समझ जाती है कि सिर्फ स्पेल्स काम नहीं कराएंगे, अब उन्हें अपनी अंदर की ताकत दिखानी होगी। तीनों एड, लरेन और जूडी अपने हाथ मिरर पर रख देते हैं बाइबल के साथ और साथ मिलकर स्पेल्स कहना शुरू कर देते हैं। आखिरकार इविल एंटिटी मिरर के अंदर कैद हो जाती है और सबकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। जूडी, लरेन और जॉन की पूरी फैमिली इस इविल से महफूज हो जाती है। फिल्म के एंड पर टोनी और जूडी की शादी दिखाई जाती है। कुछ वक्त बाद लरेन एड को बताती है कि उसने अपना फ्यूचर देख लिया है। वो लोग ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके होते हैं। उनकी जिंदगी अब पहले से ज्यादा आसान होती है। वो अपने केसेस पर इंटरव्यूज देते हैं और अब लोग उनकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। लरेन वॉरेन के मुताबिक ये सब बिल्कुल सच में हुआ था। सालों बाद लोगों ने उनकी कहानियों पर यकीन किया। उनके कई केसेस की रियल फुटेज भी दिखाई जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।